हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ई पाठशाला। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोगों को नोटिफिकेशन मिल गया होगा और आप सब लोग अच्छे से अपनी तैयारी करने में जुट गए होंगे, क्योंकि जुलाई या अगस्त में जब भी उनको सूटेबल टाइम लगेगा वो एलटी का एग्ज़ाम्स करवा देंगे। इसलिए आप सब लोग अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए और एक स्ट्रॉन्ग पेस दीजिए अपनी तैयारी को। आज हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के मेडिकल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक पेपर सॉल्व करेंगे। जो ये क्वेश्चंस हैं वो बायोलॉजी के हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप सब लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़िएगा और इसी बेसिस पर अपने और अदर्स क्वेश्चंस को भी तैयार कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आपको बताना है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस किस में नहीं होता है। तो देखिए, साइकस जो होता है वो एक तरह का जिम्नोस्पर्म होता है और एक तरह का प्लांट है, तो उसमें तो फोटोसिंथेसिस होती है और ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा नॉस्टॉक है, ये साइनोबैक्टीरिया है, इसमें भी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। यह है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इसको देखते हैं आगे, पहले देख लेते हैं स्कारा को। कारा जो कि एक तरह की एल्गी है, तो भाई ये भी फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व रहता है, तो ये भी ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस करता है। अब देखिए, ये है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये भी एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया है तो भाई फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन जब फोटोसिंथेसिस में आप CO2 या H2O लेते हो तो आप ऐसा समझेंगे कि वहाँ पर H2O का यूज़ हुआ है इसलिए ऑक्सीजन रिप्रोड्यूस हुई है। लेकिन जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है वो फोटोसिंथेसिस करता है लेकिन वाटर को कंसिडर नहीं करता है, वो सल्फाइड कंपाउंड को लेता है। तो जब सल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड को जब वो कंज्यूम करेगा तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, डबल फर्टिलाइजेशन इज। जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, यानी कि एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। वो क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? तो देखिए, ये पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब में दो तरह के मेल गैमेट्स होते हैं। ये मेल गैमेट्स क्या करेंगे? एम्ब्रियो सैक में एंटर करेंगे। अब इन्होंने क्या करना है, एम्ब्रियो सैक में जाकर के जो पहला मेल गैमेट होता है वो सिंपली क्या करता है, फीमेल गैमेट के साथ, यानी कि जो यहाँ पे मौजूद एग सेल है उसके साथ फ्यूज कर जाता है। तो ये तो हो गई नॉर्मल सिनगैमी, जो कि एक मेल गैमेट होता है, दूसरा फीमेल गैमेट होता है, यानी कि जो एग यहाँ पे मौजूद है उसके साथ रिएक्शन करी आपस में, फर्टिलाइजेशन हुआ और जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई। दूसरा क्या होगा? अब जो दूसरा मेल गैमेट है वो आएगा और जो सेंटर पे मौजूद दो पोलर न्यूक्लियाई है उनके साथ रिएक्शन कर जाएगा और बना देगा ट्रिप्लॉइड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको कहते हैं पैन। ये ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है, तो इसने यहाँ पे क्या कर दिया? ट्रिपल फ्यूजन कर दिया। यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? जब सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन एक के बाद एक अकर हो रहे हों, और ये एंजियोस्पर्म में बहुत नॉर्मल प्रोसीजर होती है, इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। जहाँ पर दो मेल गैमेट्स एक एग के साथ, बिल्कुल नहीं। एक मेल गैमेट्स दो पोलर, बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं। फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट्स विथ टू डिफरेंट एग्स, ये तो होता ही नहीं है। फोर्थ वाला ऑप्शन, जहाँ पर सबसे पहले सिनगैमी होती है और उसके बाद ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है, तो डबल फर्टिलाइजेशन इज सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। नेक्स्ट वन, इनमें से ऐसा कौन सा प्लांट है जो कि किसी मॉथ के साथ, यानी कि कोई इंसेक्ट के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप फॉर्म करता है इस प्रकार से कि जो प्लांट है वो उस मॉथ के बिना अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता और जो मॉथ है वो इस प्लांट के बिना नहीं कर सकता है। आपको क्लोज रिलेशनशिप बताना है। वो प्लांट है, मैं पहले बता देती हूँ, वो है येका प्लांट। तो इसमें क्या होता है कि जो मोथ होता है वो अपने एग्स को क्या करता है, इस येका प्लांट के जो ओवरी होती है, लॉक्यूल होता है, उसमें जाके डिपॉजिट करता है और फिर वो एग्स फर्टिलाइज होकर के इंसेक्ट बनते हैं। बदले में क्या होता है इस प्लांट का? ये जो मोथ होता है, इसके जो पंख होते हैं इस पे इसके पॉलेंस लग जाते हैं, इसके सीड्स लग जाते हैं, जिसके कारण कि क्या होता है, ये मोथ जो होता है इस प्लांट के पॉलिनेशन में कार्य करता है। ठीक है, तो इससे प्लांट का भी ये फ़ायदा हो जाता है कि प्लांट ब्रीडेड होता रहता है और मोथ क्या होता है, उसके भी जो एग डिपॉजिट होते रहते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट वन, pollen grains can be stored for several years in liquid nitrogen। pollen grains को स्टोर्ड करके रखा जा सकता है ताकि वक्त आने पर हम इसके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करके अपने आवश्यकता के अनुसार अपने डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्टिविटी रेस कर सकें। तो नाइट्रोजन, जो लिक्विड नाइट्रोजन है, उसका टेम्परेचर कितना होता है? वो होता है -196 डिग्री।
नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टर्जर इन सेल्स। सेल्स की जो टर्जिडिटी है, यानी कि जो सेल्स के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है और उसके कारण जो शेप उसने गेन कर रखा है सेल के अंदर, जो टर्जिडिटी होती है, वो उसके लिए कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये हमें पता है कि सोडियम और पोटेशियम वैसे दो एलिमेंट्स होते हैं, और इसके अलावा मैग्नीशियम तो क्लोरोफिल में होता है, लेकिन जो टर्जिडिटी के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है पहला वाला, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ NAD पॉजिटिव इन सेलुलर रेस्पिरेशन। NAD पॉजिटिव का क्या रोल होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में? देखिए क्या है कि जो NAD पॉजिटिव होता है उसका काम होता है कि इलेक्ट्रॉन का कैरियर होता है, ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह पूरी प्रोसेस में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फॉर्म्स आयरन इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट। जो आयरन होता है वो कौन सी आयनिक फॉर्म में प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है? तो देखिए, फ्री एलिमेंट डायरेक्ट वो आयरन तो यूज़ नहीं कर पाएगा, वो आयनिक फॉर्म में करेगा, या तो वो फेरस फॉर्म में करेगा तो फेरिक फॉर्म में करेगा, या फिर वो दोनों फॉर्म में करेगा। देखिए, दोनों फॉर्म में ही किया जाता है प्लांट्स के द्वारा, लेकिन जो सटीक आंसर इस पेपर का माना गया था वो माना गया था फेरिक फॉर्म, क्योंकि ये कहा गया था कि प्लांट जो है वो दोनों तरह के आयंस को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन जो मोस्ट प्रेफरेबली करता है वो फेवरेबल करता है फेरिक आयन का, इसलिए फेरिक आंसर को मेन माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज अ वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ DNA फ्रेगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट्स। क्या होता है कि जैसे कभी भी कोई कैंसर से पीड़ित है या फिर उसमें ब्लड कैंसर है और उसमें नई लिम्फोसाइट्स वगैरह इंजेक्ट करनी है या कुछ भी नई चीज़ डालनी है, अपने डिज़ायर्ड जीन को एंटर करना है, तो क्या किया जाता है कि सेल्स को तो कल्चर मीडियम में बाहर ग्रो कर दिया, अब इस सेल्स के अंदर अपने हिसाब से डिज़ायर्ड जीन को या डिज़ाइन DNA फ्रेगमेंट को पुट किया जा रहा है इसके अंदर। तो इस पुट करने के लिए किस तरह के वेक्टर की ज़रूरत होती है? देखिए, जो कॉमन वेक्टर होता है जिसका हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, वो प्लास्मिड होता है, लेकिन DNA फ्रेगमेंट को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जो वायरस का यूज़ होता है वो है रेट्रोवायरस। तो इसका ऑप्शन जो है तीसरा वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न कंट्री। जब कभी भी मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा किसी भी देश का बायो रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है और जो कंपनी होती हैं वो अपने नाम से या बिना किसी को क्रेडिट दिए हुए, बिना किसी देश को क्रेडिट दिए गए उसके बायो रिसोर्सेज को बेचती है या कोई व्यापार करती है, तो वो किस नियम के अंतर्गत आता है? तो वो आता है बायो पायरेसी के अंतर्गत। जैसे आपने देखा होगा, पायरेटेड कॉपीज़ जो CD वगैरह की आती है, एक्चुअल काम किसी और का होता है और कोई अपने नाम के अंतर्गत उसे बेचता है और प्रॉफिट कमाता है, और जिसका ये मेन काम है उसको कोई प्रॉफिट नहीं देता है। तो यही चीज़ अगर बायो रिसोर्सेज से जुड़ी होती है तो उसे बायो पायरेसी कह देते हैं। नेक्स्ट वन, इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स फॉर पब्लिक यूज़। तो भारत में ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम यही है कि जो भी जेनेटिक्स के क्षेत्र में नई डिस्कवरीज़ हो रही हैं और जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ये क्रॉप्स बन रही है या उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें बन रही है जो कि जेनेटिक्स से रिलेटेड है, उन सब के बारे में जो फैसला लेने का अधिकार है, नियमावली तैयार करने का अधिकार है, वो किसके अंतर्गत आता है? तो जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजेबल कमेटी है उसका काम ही यही है कि ये सारे डिसीजंस को बनाता है कि जो GM रिसर्च हो रही है, जेनेटिकली मॉडिफाइड में जो रिसर्च हो रही है या जो सेफ्टी हो रही है, जो कि पब्लिक सर्विसेज के अंतर्गत यूज़फुलनेस प्रोवाइड कर सके, तो ये GAC का काम होता है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन PCR इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है PCR, जो पॉलीमराइज चेन रिएक्शन होती है। इसको आपको स्टेप्स वाइज बताना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो स्टेप होता है वो होता है डीनेचुरेशन। तो सबसे पहले क्या होगा, डीनेचुरेशन होगा। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है एनीलिंग। एनीलिंग की जाएगी, जो प्राइमर एनीलिंग होती है वो होती है ये। फिर तीसरा होता है एक्सटेंशन। तो तीसरा क्या होता है, जो हमने एनीलिंग की है उसका हम एक्सटेंशन करते हैं, तो तीसरा पॉइंट ये हो गया। तो चौथा वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। तो आज हमने यहाँ पर प्रीवियस ईयर का मेडिकल पेपर को सॉल्व किया है और इसमें जो इम्पॉर्टेंट मेडिकल्स के क्वेश्चन रहे हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चन रहे हैं,
वो हमारे लिए एलटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, इसलिए आप सब इनको पढ़िए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, मेरा ये एफ़र्ट आपको पसंद आता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का लाभ उठा सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।